नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आज हम लोग आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं फाइल अपलोड कर देता। कहाँ है भैया? प्रणाम भैया, प्रणाम। एक मिनट रुकिए, स्टक हो रहा है ना, एक मिनट होल्ड करिए। होल्ड करिएगा प्लीज एक बार। हाँ जी, तब तक मैं अपना विज्ञापन बोलता रहता हूं, आप मेरा विज्ञापन सुनते रहिए। मेरा विज्ञापन ये है कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए कल यानी कि मंडे से मेरे प्यारे साथियों मेरी नई क्लास शुरू हो रही है। काय की क्लास शुरू हो रही है? कल मतलब परसों से आपकी नई क्लास शुरू हो रही है, और वो शुरू हो रही है करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहां पर आएगी ये क्लास? तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी यूपीएससी सेक्शन में। क्या खूबसूरती होगी मेरे प्यारे साथियों! खूबसूरती ये होगी कि इस क्लास के अंदर हम लोग आपको पूरे साल भर का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी करंट में अमेंडमेंट हुआ है, उसे हम आपको पढ़ाएंगे। फिर सवाल बनता है कि क्या केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाओगे? तो आंसर बनता है जी नहीं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा आपको अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे। अन्य सब्जेक्ट्स से मतलब क्या हुआ? अन्य सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर से मतलब हुआ मेरा कि अगर अगर मान लीजिएगा वहां पर करंट अफेयर्स पॉलिटी के अंदर जो साल भर का डेवलपमेंट हुआ है, तो सब्जेक्ट वाइज वो अलग से पढ़ाया जाएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे कि सर क्या डिफरेंस है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं उसमें और यूपीएससी के लिए जो तैयारी करनी है उसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, मेजर डिफरेंस ये है कि यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। डिटेल्ड का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे एनालिटिकल पॉइंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को बारीकी से उठाया जाता है। यानी कि आपको केवल इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं बताई जाती, इसके अलावा उसे बहुत डिटेल में चल करके बताया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कार्य वहां होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इसी प्रकार से करंट इंडियन पॉलिटी के अंदर पॉलिटी एंड आईआर, और साथ में मेरे प्यारे साथियों जो भी करंट अफेयर के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं उन्हें भी हम आप लोगों के साथ में यूज करके लेकर के आएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, शुरू कर रहे हैं। स्वागत करते हैं आप हमें सभी को। हाँ जी, अब एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि आप हमको इग्नोर करते हैं। हाँ ऋषभ, मैं आपको इग्नोर करता हूं, चले जाइए क्लास से, है ना? यार गजब आदमी हो। मतलब आदमी बोल रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लास पढ़ा रहा है, उसके बाद में मतलब जैसे ताने, मतलब शादीशुदा जिंदगी में महिलाओं से, पत्नियों से खाने की आदत नहीं हो जाती, ऐसे ताने भी मार रहे हैं। यार गजब आदमी हो भाई। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप मेरी क्लास में आकर के। थोड़ा सा ना इस चीज को, अपने तेवर को घर रख के आया करो अगर पढ़ना हो, है ना? एकदम बिल्कुल साइड में रह करके अपना अपना सेटिस्फेक्शन साइड में रखो। आप अपने लिए यहाँ आ रहे हो, मेरे लिए नहीं आ रहे हो, है ना? इग्नोर कर रहे हो, यार गजब ताना मार रहे हो। यहाँ एक भी मिनट आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार से कोई काम छोड़ते नहीं है, ऊपर से डायलॉग और मार दे रहे हो साहब। गजब है यार। तो अपना ये थोड़ा सा ना एटीट्यूड साइड में रख करके क्लास में आए, नहीं तो जाइए, बहुत सारी क्लास पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पे, वहां जाके पढ़ लीजिए, है ना? यहाँ आप ही लोगों के लिए कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं, यहाँ पर सब डायलॉग बाजी और चल रही है। हाँ जा चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स पढ़ने वाले हैं।
इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं साथियों। परीक्षा में आप लोगों को मैंने 5 बहुत मतलब सातों की सातों कॉन्टिनेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से पढ़ा दिए? मैंने आपको पढ़ा दिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स, अंटार्कटिका, और बहुत अच्छे से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चों को याद है। और मैं एक बात और कह देता हूं, और मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोगों को मेरा जो टेस्ट है ना, इसका अपन एक दिन रैंडम टेस्ट वैसे ही वाला करेंगे। कौन सा वाला? जिसमें हम लोग ना मौखिक रूप से आप लोगों से पूछते चलेंगे, आप लोग आंसर देते चलिएगा, है ना। तो अपना वो टेस्ट भी हो जाएगा, उसका भी 1% यूज मत मतलब टेंशन मत लीजिएगा। अब क्या है कि इसके अलावा भी ना साथियों कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एडिशनली पढ़ लेना चाहिए। जैसे बेटा अपन को ना डेजर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमने आपके लिए सोचा कि इस चीज को बहुत अच्छे से करा दें। डेजर्ट्स के अलावा दुनिया भर की जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, जिन्हें स्ट्रेट्स के नाम से आप जानते हैं, इसी प्रकार से ग्रासलैंड्स जो है, ग्रासलैंड्स का मतलब क्या हुआ? घास के मैदान, प्रेरीज, पंपास, ये जितने भी घास के मैदान हैं, इनके बारे में। तो ये सारी चीजें बच्चा पार्टी हम लोग अलग से इसी सेशन में आपको कवर कराते चलेंगे। आप यकीन मानिए कि आपको ये क्लास में ही याद हो जाना है सारा की सारा, है ना। ये सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। हाँ जी, सर जी बता दीजिए, कामिनी यादव कौन सी क्लास बेटा? सारी क्लासेस चल तो रही हैं, कहां पे कौन सी क्लास के बारे में मुझे पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, ओशन करंट्स भी करा दूंगा। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, ओशन करंट्स भी मैं करा दूंगा। ठीक है बेटा, आप इसकी भी चिंता छोड़ दीजिए। आईबी की क्लास बेटा मैं कल एक साथ ही 2 घंटे की क्लास रख रहा हूं, है ना। आईबी वालों के लिए जो करंट की क्लास है, कल मैं कंबाइंड, वो आज और कल रखने वाला था ना, उसको मैं कल एक ही साथ कंबाइंड रख रहा हूं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, है ना। और इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं कि आप लोगों को एक मतलब असुविधा हुई मेरे कारण। ये 2 दिन में होने वाली थी क्लास, मैं इसको एक ही दिन में 2 घंटे लगातार करके मैं खत्म करा दूंगा। आप चिंता मत करिए बेटा, है ना। हाँ, कल क्लास करवाएंगे आपको, चिंता मत करिए। कल क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा से मतलब क्या हुआ, एक तो अपना वीकली करंट अफेयर का रिवीजन होता है, जो अपनी सुबह वाली क्लास का है वो होना है। टाइमिंग में दोपहर बाद का टाइम है, क्योंकि मैं दोपहर तक कहीं बाहर रहने वाला हूं, तो दोपहर बाद का जो टाइम है वो आप लोगों के लिए क्लासेस में मैं एंगेज रखने वाला हूं, है ना। मैं सारी की सारी चीजें इसके लिए मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आप लोग अगर मेरे उस पर जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, तो आपको वहां से तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। इसके द्वारा अगर आप मेरे द्वारा अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, तो आपको वैसे ही मैसेज आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सॉरी आपको इसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। लेकिन कल पक्के से कवर जरूर करा दूंगा, वीकली रिवीजन टेस्ट और एक आईबी वालों की क्लास, ये तो कल पक्का है। ठीक है, चलिए आइए साथियों शुरू करते हैं। आपके सामने रेफरल कोड अंकित 10 मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बेसिक और बुनियादी बात जो समझते हुए चलना है, थोड़ी देर शांति से बैठिए, सब चीजें यहीं पर याद हो जानी है। क्या सर, दुनिया के डेजर्ट्स कहां पर हैं और क्यों हैं और कितने प्रकार के हैं? एक बेसिक सी बात हम पढ़ने का शुरुआत करते हैं। साथियों, हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, अक्सर जब लोग डेजर्ट की बात करते हैं, तो आपके मन में पता है क्या चीज आती है? सबसे पहली चीज जो आती है मेरे प्यारे साथियों कि सर ये जो रेत के धोरे हैं ना, बस यही डेजर्ट्स होते हैं, है ना। हमको लगता है कि डेजर्ट का मतलब होता है रेत के धोरे और भैया गुरुजी का राजस्थान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सोच तो सही रहे हैं कि साहब रेत के धोरे डेजर्ट्स में शामिल होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो रेत के धोरे हैं वही केवल रेगिस्तान नहीं होता, यानी कि वही केवल डेजर्ट नहीं होता। तो फिर सर, तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। क्या यूनिवर्सल डेफिनेशन है? जहां पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम बारिश होती हो। दोबारा सुनिएगा बेटा, जहां पर बारिश जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम सालाना प्राप्त होती हो, वो जगह रेगिस्तान कहलाती है। फिर वो बर्फीला स्थान भी हो सकता है, पथरीला स्थान यानी पहाड़ी का स्थान भी हो सकता है, और मेरे प्यारे साथियों रेगिस्तान भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? रेत का स्थान रेतिस्तान भी हो सकता है, पहाड़ी स्थान बेडलैंड की तरह भी हो सकता है, और बर्फीला स्थान भी हो सकता है। बोलिए, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए परफेक्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इस मैप के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ब्रॉडली कितने भागों में बांट सकते हैं रेगिस्तान को। तो ब्रॉडली रेगिस्तान 2 भागों में बांटा जाता है।
कौन कौन से? एक होता है ठंडा मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्यार इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? या तो मरुस्थल होगा यानी कि डेजर्ट जो होगा, या तो वो गर्म प्रकार का होगा या फिर वो ठंडे प्रकार का होगा। अब बड़ा सवाल बनता है, सर ये ठंडा और गर्म कैसे पहचानते हैं? है ना, मतलब आप इस चीज के दिमाग में भी सवाल बनाएंगे कि सर ये ठंडा और गर्म आप कैसे पहचानते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी को हम लोगों ने टेम्परेचर के हिसाब से जोन्स में बांटा हुआ है। बेटा जो इक्वेटर है ना, उस इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का ये पूरा की पूरा जोन मेरे प्यारे साथियों उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक बात है। इसी प्रकार से इससे ऊपर और 66.5 के बीच वाला जो जोन है मेरे प्यारे साथियों, ये टेम्परेट जोन कहलाता है, अर्थात शीतोष्ण कहलाता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई बेटा? क्या तक आपको बात समझ में आ गई? पहले तो समझने की आवश्यकता क्या है, ट्रॉपिकल क्या है। इक्वेटर से 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, ये तो हो गया ट्रॉपिकल। और 23.5 से 66.5 के बीच में जो क्षेत्र है, जो ठंडा है, वो टेम्परेट है, शीत है, यानी कि ठंडक है। और इससे भी ऊपर अगर निकल जाओ 66.5 से 90 के बीच में बेटा, तो वहां तो एकदम बिल्कुल ही ठंड हो रखी है, जिसे आप फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रॉपिकल से लेकर के फ्रिजिड जोन तक जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो सब ठंडे मरुस्थल कहलाते हैं। क्लियर? अगेन, बारिश तो जो है मेरे प्यारे साथियों वो कितने डिग्री होनी है, मतलब कितने सेंटीमीटर होनी है? तो मेरे प्यारे साथियों 25 सेंटीमीटर। अब फिर चाहे वो कहीं भी हो, फिर चाहे वो कहीं भी हो, कैसी भी हो, तो ये मैंने आप लोगों को सारी की सारी बातें यहां पर अच्छे से समझा दी। अच्छा, अब जो इसमें दिख रहा है, और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, पता है आप में से एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी मांग करी है, और वो मांग उसने करी है कि सर ओशियन करंट्स पढ़ा देना। उसने एक बहुत ही अल्टीमेट बात पूछी है, और वो है कि सर ओशियन करंट्स पढ़ा देना। ये बहुत ही अल्टीमेट चीज याद दिलाई है आपने। पता है क्यों बेटा? क्योंकि जो ओशियन करंट्स है ना, वो इन रेगिस्तान को बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। रेगिस्तान के अंदर ओशन करंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं जरूर आपको ओशन करंट्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो आप लोकेशन याद कर लीजिए, फिर हम लोग जो है ना ओशन करंट्स भी पक्के से पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार के लिए मैं पोल करा लेता हूं, क्या आप मुझे सही से सुन और देख पा रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चे बार बार लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। एक बार बता दीजिए। परफेक्ट है ना, 96% बच्चों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं। फिर भी मैं सबके लिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, थोड़ा सा स्टक होगा, होल्ड करिएगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं यहां पर। तो पहले एक बार के लिए लोकेशन के हिसाब से हम यहां पर याद करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले वो गर्म क्षेत्र याद कर लेते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, गर्म क्षेत्र में जो मरुस्थल हैं वो हम याद कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, ये आपको बिल्कुल डार्क डार्क दिखाई दे रहा है, अभी याद कर लेंगे हम लोग। कॉन्टिनेंट तो पहचानना सीख ही लिया है हमने। तो बेटा कॉन्टिनेंट अफ्रीका में हमें जो डार्क जोन दिखाई दे रहा है, ये गर्म क्षेत्र का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। क्या नाम दिखाई दे रहा है इसका? सहारा मरुस्थल, जो कि गर्म क्षेत्र का सबसे बड़ा है। ये तो सबको समझ में आ गया। बोले अच्छी बात है सर, ये सहारा मरुस्थल जो है, हमने तो इसे अफ्रीका में ही पढ़ा हुआ है। हमने तो केवल इसे अफ्रीका में ही पढ़ा हुआ है। क्या ये अफ्रीका के अलावा कहीं और भी है क्या? मैंने कहा हाँ, जरा देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या आपको ये जगह पहचान में आ रही है? अरब प्रायद्वीप बोलते हैं इसे, अरब प्रायद्वीप यानी अरेबियन पेनिनसुला, जहां पर सऊदी अरब, यमन और ओमान 3 देश स्थित हैं, है ना बेटा। तो इस पर भी इसका विस्तार है। बोले सर यहां पर बताइए। मैंने कहा देखिए, ये वाला क्षेत्र भी आप देखें तो ये पूरा गल्फ कंट्रीज और ईरान का तटवर्ती हिस्सा है, यहां पर भी इसका विस्तार है।
बोले अच्छा ईरान तक विस्तार है। हमने कहा हाँ। बोले सर ऐसे तो आपके थार मरुस्थल भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डिटैच है, ये सहारा से कनेक्टेड नहीं है। बोले अच्छा, बोले ये बाकी सब कनेक्टेड है। मैंने कहा बाकी सब कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी समझाइश की दृष्टिकोण से लोग मेरे प्यारे साथियों इस सहारा डेजर्ट को केवल अलग से याद कर लेते हैं। बोले मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कनेक्ट तो ये पूरा पूरा करता है, अगर लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो ये पूरा एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन समझाइश के दृष्टिकोण से लोगों ने इनके रीजनल नाम रखे हुए हैं। कैसे? मैंने कहा अफ्रीका के अंदर इसे सहारा कह देते हैं, आप अरब कंट्रियों में इसे अरेबियन मरुस्थल कह देते हैं, और ईरान के अंदर इसे ईरानियन मरुस्थल कह देते हैं। वास्तविकता में तो ये पूरा की पूरा एक ही जोन है। इवन थार भी अपने आप में एक इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। थार केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, समझाइश और सुविधा के हिसाब से, ठीक है ना, समझाइश और सुविधा के हिसाब से सहारा, अरब, ईरान और थार ये सारे अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? सबके पीछे लगभग एक ही जैसा कारण जिम्मेदार है, और वो क्या है? इनका कर्क रेखा पर पड़ना। फिर आप कहेंगे तो क्या सर कर्क रेखा पर पड़ने से मतलब ये डेजर्ट बनता है क्या? मैंने कहा प्यारे साथियों, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। हालांकि मन तो नहीं है कि उसको अभी बताऊं, लेकिन उसको बताने से थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो वो क्या कारण है? साथियों, आपको मैंने वंस अपॉन ए टाइम ये बात बताई थी क्या, कि भाई ये जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इनमें होता क्या है? इनमें सूर्य के प्रकाश के कारण जो पानी है वो भाप बन करके आसमान में चला जाता है। याद है ना? अच्छा, तो सूर्य के प्रकाश के कारण पानी भाप बन के आसमान में चला गया। आसमान में जाने के बाद में फिर वो पानी, मेरे प्यारे साथियों, वापस, या फिर वो हवा जो ऊपर गई है उठ करके, जो नीचे हल्की हवा ऊपर चली गई भारी होने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, वो वापस लौट कर जमीन पर आती है। बोले सर ये कैसे? मैंने कहा इसके लिए आप एक छोटा सा काम करिएगा। क्या? अगर बचपन में आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, कैसे? कभी आपके घर में वो पंखा नहीं होता जिसे आप टेबल फैन कहते हैं, आप टेबल फैन रख करके बैठ गए हो। अब टेबल फैन की दिशा यानी पंखे की दिशा आप एक तरफ कर दीजिए। अब भाई साहब आपने मुंह तो उसका इधर कर रखा है, लेकिन घर के किसी कॉर्नर पर टका हुआ जो पर्दा है, जो कर्टन है, वो हिल रहा है। बड़ा ही फन आता है उसको देखने में। यार भाई साहब, मैंने हवा का मुंह तो इधर कर रखा है, कर्टन पीछे वाला हिल रहा है। कभी ऐसा नोटिस किया हो? बचपन में बड़ी क्यूरोसिटी होती थी ऐसी चीजें देख करके, और छुटपन में तो इस बात के लिए हमारे जो घर के बड़े भैया और बहन होते थे वो हमें डरा भी देते थे कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है, पर्दे के पीछे मत चले जाना, है ना? तो ऐसी स्थिति में कारण जब हमको समझ में आया तो क्या है, आपने हवा का प्रेशर इधर डाला, वो दीवारों से टकराती हुई ऊपर से जाती हुई डिसेंड होकर के ऊपर से नीचे आ रही है। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस डिसेंडिंग हवा का भी यहां पर डिसेंड होना, हवा को नीचे लाना होता है। एक छोटा सा कारण और ऐड करना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, यहां से जब हवा उठती है ऊपर, तो समुद्र का पानी लेके उठती है, ऊपर उठती है तो मेरे प्यारे साथियों भारी हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पानी गर्म करते हैं किसी भी बाउल के अंदर, गर्म करने पर भाप बनती है। भाप को आप ऊपर किसी प्लेट पर रोक लीजिए, तो रोक लेंगे आप तो वो बूंदे बन जाएगी, और बूंद बन करके फिर वो टपक जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही समुद्र से बनी हुई जो भाप है वो जाकर ऊपर अटक जाती है, और फिर टिप टिप करके वहीं बरस जाती है। पानी तो रह गया नीचे, लेकिन हवा बच गई, क्योंकि पानी तो बरस गया, हवा बची रह गई। अब उसका क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उसका क्या होगा? वो हवा आगे चल करके नीचे आती है, यानी कि पानी तो छूट गया, अब वो काली खाली हवा रह गई है। अब वो खाली जो हवा रह गई है ना, वो आगे चल के जहां उतरती है, बिना पानी के जहां उतरती है, वहां पर दाब बढ़ा देती है। वहां पर दाब बढ़ा देती है, जिसे आप हाई प्रेशर कहते हैं।
तो इक्वेटर पर लो प्रेशर परिस्थितियां थी, ऊपर की तरफ हाई प्रेशर सिचुएशन है, जिसके कारण मेरे प्यारे साथियों यहां पर पानी का अभाव है और सूखे की बहुतायत है। यही कारण है कि इक्वेटर पर ये सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने वाली अधिकांश जगह कैसी होती हैं? मरुस्थलीय होती हैं, डेजर्ट होती हैं। आप दुनिया के महत्वपूर्ण मेरे प्यारे साथियों डेजर्ट्स को पहचानिए, आपको वो वहीं पर दिखाई देंगे। आइए आप नोटिस करिए, आपके सामने यहां पर अमेरिका का एक प्रमुख डेजर्ट है जिसका नाम है मोजेव डेजर्ट, वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कैप्रिकॉन पर चलते हैं मेरे साथ में, क्योंकि हवा ऊपर उठी है, तो मेरे प्यारे साथियों उठी हुई हवा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी आएगी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर भी आएगी। वो उठी हुई हवा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर भी आएगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी आएगी। तो देखिए आप मकर रेखा पर भी मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या आता है? आप लोगों के सामने डेजर्ट बनता है। तो डेजर्ट कौन सा बना मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर? तो अटाकामा, नामीब और मेरे प्यारे साथियों यहां पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स जो हैं वो सारे के सारे अगर आप नोटिस करें तो वो कहां पर बन रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? वो सारे के सारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर बन रहे हैं। बोलिए साथियों, इतनी बात समझ में आ गई? पहले यहां तक थम्स अप करिए। हाँ जी साथियों, अब एक बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि बहुत देर से एक ही फोटो देख रहे हैं, जब बहुत ही देर से हम एक ही फोटो देख रहे हैं तो मन में एक सवाल तो निकल ही आया और बच्चों ने पूछ भी लिया कि सर बाकी तो सब सही है लेकिन सारे डेजर्ट एक ही तरफ क्यों बन रहे हैं? ये बहुत सही सवाल। दो सवाल बने यहां पर। कौन कौन से बने? एक भैया फिर से हमारी क्लास में नादान परिंदा कहीं से उड़ के आ गया है, वो समझने में विश्वास नहीं रख रहा है, वो सवाल पूछ रहा है इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इस क्लास में ये बालक कैसे आया? ये सवाल बनकर के आएगा कि बताइए आयुष मंगल इस क्लास तक कैसे पहुंचे? ये सवाल आ सकता है। आयुष मंगल लिख लो बेटा कि तुम कैसे आए इस क्लास तक, है ना? पढ़ लो बेटा। चलिए तो अब सुनो क्या कह रहे हैं हम आप लोगों से, क्योंकि ये नादान परिंदे इनको क्या है कि ऐसा लगता है कि सर के एक सर नहीं है, सर के 10 सर हैं, उनमें से एक तो समझाएगा, एक मेरे प्रश्न का आंसर देगा, एक दूसरे के प्रश्न का आंसर, 10 प्रश्न चलेंगे और इनका भी दिमाग इतना शार्प है कि मैं 10 बातें मेरे 10 सर बोलेंगे तो वो सब सेग्रीगेट कर लेंगे। एक सर से ये निकली हुई बात पढ़ भी लेंगे, दूसरे सर से निकला हुआ ये आंसर पढ़ भी लेंगे। बहुत ही मतलब ब्रिलियंट बालक है। शाबाश बेटा, अपनी इस प्रतिभा को संरक्षित रखो, यूनेस्को वालों से कहो कि प्रिजर्व घोषित कर देंगे। सुनो साहब, अब हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि बच्चे बहुत देर से दो बातें नोटिस कर रहे थे। क्या नोटिस कर रहे थे? एक तो ये कि डेजर्ट या तो बन रहा है इक्वेटर पर, या तो बन रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, या बन रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। दो बातें तो ये मतलब ये तो एक बात थी। अब दूसरी बात क्या नोटिस करी हमने, वो देखिएगा। वो क्या नोटिस करी साथियों कि जो भी बन रहा है वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में बन रहा है ना? जो भी नोटिस करी वो क्या है, देखो ये वाला भी दिखाई दिया, ये भी वेस्ट साइड पे, ये वाला भी दिखाई दिया वेस्ट साइड पे। और बाय द वे, जो भी विद्यार्थी नए हैं जिन्हें दिशाएं नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो बोले सर यहां भी वेस्ट है, 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 ये चक्कर क्या है ना? ये तो बड़ा सवाल है सर, और ये तो बहुत ही तगड़ा सवाल है। इसके पीछे मैं कह रहा था कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल ये किया था कि मैं उन्हें ओशियन करंट्स पढ़ाऊं। चलिए, ओशियन करंट्स के नाम तो मैं किसी अन्य क्लास में ले लूंगा, लेकिन अब आपके मन में क्यूरोसिटी आ ही गई है तो इसका थोड़ा सा आंसर देने का भी मैं प्रयास करता हूं। एक बेसिक से सवाल का आंसर करो मेरे प्यारे साथियों। कभी भी बस चली हो, छोटा सा आंसर देना, मजा आ जाएगा अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया। एकदम बस चली तो बस चलने पर आप लोग आगे की तरफ झुके या पीछे की तरफ चले, ये बताइए। थोड़ा सा आंसर इसका विस्तार पूर्वक दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है और ये पता भी होना चाहिए। आप बस चलते ही आगे की तरफ झटका लगा या पीछे की तरफ झटका लगा? कई लोग आगे की तरफ लिख रहे हैं, उन्होंने जीवन में सोचो ये वाला भी अनुभव नहीं लिया है। गजब ही हो गया है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन जिन्हें नहीं पता है वो विज्ञान के साथ में खेल खाली नहीं खेल रहे हैं,
वो भाई साहब जीवन में खेला खेल गए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि झटके किधर लगते हैं। बहुत सही है सर। साथियों, ये सिंपल सा है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। ये है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं कि अगर आप सीधे हैं तो सीधे रहेंगे, पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, है ना। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में बस चलने पर पीछे झटका लगता है। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे पूछूं कि बताइए पृथ्वी जो है वो कहां से कहां घूमती है। तो सवाल बनता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो बस की तरह आप इसको समझने का प्रयास, जिन्होंने मेरी ये बात समझ ली, मतलब आज उनको ओशियन करंट इतने शॉर्टकट तरीके से समझ में आएंगे कि आनंद आ जाएगा। यहां कोई बस का ड्राइवर बैठा हुआ है सीट पे, लो ये बैठा हुआ, ये बस चला रहा है इस दिशा में, ये बस चल रही है इस दिशा में। यहां पर जब बस चल रही है, बस का ड्राइवर बैठा हुआ है और ये दिशा रही पश्चिम और ये रही पूर्व, तो ये यहां से मेरे प्यारे साथियों पश्चिम से पूर्व की दिशा में चल रहा है। बोलिए ये दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चल तो रहा है। अब आपको सवाल जो पूछा गया कि बताइए बस चली तो झटका किधर लगेगा, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? ये पूरी की पूरी बस है, ये समझिए, ये पूरी की पूरी जो कॉन्टिनेंट है ना, ये बस है। ये बस चल रही है इस दिशा में, ये चल दी इस दिशा में, ये दिशा है इसकी, ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, आप समझ लो ये बस की बॉडी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जिनको ये बात समझ में आ गई, ओशन करंट की शुरुआत हो चुकी है, आनंद की प्राप्ति हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जितना भी पानी भरा हुआ था पूरी धरती पर, जितना भी पानी भरा हुआ था पूरी धरती पर, वो इधर की तरफ चल पड़ा। अरे चलो रे चलो, चलो रे चलो, उल्टे चलो। बोलो, यदि ये बात समझ में आई हो तो भैया एक बार थम्स अप कर दो। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं 1 साल बाद ये बात समझ में आई है। भाई साहब मैंने ऐसी समझाई है ना कि आप अब इसको कभी भूलोगे ही नहीं। आ गई एक बार धार से झटका लगा, आप बस तो आगे चल रही थी, आप सब पीछे गए एकदम। क्लियर है? कई बार ऐसे नहीं होता, आप लोगों ने बहुत बार अगर देखा हो तो बहुत तेज जब किसी झूले पर आप बैठे होते हैं, तो भाई साहब बहुत तेज जब झूले पे बैठे होते हैं, झूला आगे चल रहा है, आप पीछे की तरफ खिसकते जा रहे, खिसकते जा रहे, और बचा रहे, बचा रहे, बचा रहे टाइप से नहीं होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही रुकते ही आगे जाओगे, लेकिन रुकनी तो है ही नहीं, पृथ्वी रुक गई तो जाने क्या क्या होगा, है? रुक गई तो जाने क्या क्या होगा। तो हाँ, बाइक पे भी जब एकदम कोई स्पीड पकड़ो, आप पीछे घिसके जा रहे हो, भाई भाई रोक ले भाई। आई बात समझ में? एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी इधर की तरफ चल रही है, पानी पीछे की तरफ चल रहा है, और यही कारण है मेरे प्यारे साथियों, भारत इक्वेटर पर जहां सबसे ज्यादा पानी है, वो सारा की सारा पानी कहां पर जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है। और मेरे सारे साथियों, ये जो पश्चिम की तरफ पानी जा रहा है ना, ये पश्चिम की तरफ जाने वाला पानी ही क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल करंट कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पश्चिम की तरफ जा रहा इक्वेटर पर यह पानी इक्वेटोरियल करंट कहलाता है। अगर नॉर्थ की तरफ से जा रहा है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, अगर साउथ की तरफ से जा रहा है तो सदर्न इक्वेटोरियल करंट है। अरे बोल दो, जिनको फर्स्ट टाइम समझ में आया हो कम से कम वो थम्स अप कर दो कि हरे सर ये तो बहुत ही सही चीज बताई आपने। अब यार कॉमन सेंस लगाओ, पानी तो बह गया, अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या कभी आपने बाथरूम में, आप जब कभी बाथरूम में नहाने के लिए गए हो, हालांकि सर्दियों में यह है उपलब्धि बहुत कम ही लोगों को मिल पाती है, आपने बाथरूम में जब नहाने गए तो आपने अपनी बकेट को, भरी हुई बाल्टी को कभी खींचा हो, भरी हुई बकेट को कभी खींचा हो, तो खींचते ही क्या होता है? पानी आपकी तरफ आके गिरता है कि पीछे की तरफ जाके गिरता है? पानी पीछे की तरफ जाके गिरता है। कंफर्म है ना? ये वो प्रैक्टिकल उदाहरण है जो आप लोगों ने देखे हुए हैं। गिरता है ना? अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे ही कभी आपने ये क्रिएटिविटी भी करके तो देखी होगी, कूलर तो बहुत सारे लोगों ने भरा होगा पानी कूलर में, तो है ना, कूलर में अपन सबने, मतलब आप चाहे कितने भी अमीर रहे हो या कितने भी गरीब रहे हो, एक बार जीवन में कूलर का दर्शन जरूर हुआ होगा। आजकल पानी के अभाव में उसका दर्शन थोड़ा दुर्लभ हो गया है। और कूलर में पानी भरते समय भी हम सबने एक चीज नोटिस करी होगी, ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से मतलब रिलेट कर पाते हैं आप। क्या कूलर में पानी भरते समय साहब पाइप से पानी भर रहे होते हैं अपन, है ना?
पानी से पाइप से भर रहे होते हैं। अब पानी जो है ना, वो पानी धीरे धीरे स्तर तो बढ़ाता जा रहा है अपना, लेकिन पता है वो पानी जाकर के जब कूलर की सामने वाली दीवार से टकराता है तो भाई साहब वो पानी यूं टकरा करके वापस चल देता है। इधर देखिए बड़ा मजा आता है भाई साहब उसको देखने में, अलग ही टाइम पास होता है अलग ही प्रकार का टाइम पास होता है वो। कैसे? आपका पानी यूं टकरा रहा है, ओ भाई साहब यूं 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 टकरा करके पानी यूं वापस आ रहा है। और अपन लोगों को तो मजा इस बात का और आता है कि अपन फिर और तेज इस पे मारते हैं कि हाँ देखते हैं अब तू कहां घूमेगा। ओ भाई साहब वो यूं गया, फिर इस दीवार से टकराता है, ओ भाई साहब यूं टकरा करके कई बार तो ना यूं आ जाता है वापस। ऐसा लगता है जी कई बार तो कि पूरा भंवर बन जाएगा। हैं? दिमाग रिलेट कर पा रहे हो कुछ? कूलर में पानी भरे हो, बाल्टी में पानी भरे हो, हैं? रिलेट हो गया ना? एग्जैक्टली अब जरा सोच के देखो। अब भाई साहब पानी आ रहा है बहुत स्पीड से, ये देखो पानी आ रहा है बहुत तेज स्पीड से। ओ भाई साहब पानी आया, हाँ भैया मजा आ गया करण आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बार बार एक कमेंट मत लिखो, मजा मुझको भी आ गया, बार बार लिखोगे तो सजा हो जाएगी। सुनो ध्यान से। ओ भाई साहब आपका पानी यहां टकराया ना, अब भाई ये पानी जो है, ये पानी यहां टकरा करके अपना देखो रास्ता कैसा पकड़ा। ये टकराया और ये कूलर में घूम गया, कूलर में घूम गया, कूलर में घूम गया। ओ भाई साहब ये देखो आप, ये यहां से जा रहा है, ये यूं घूम रहा है, घूमते घूमते ये घिरगन्नी हो गया, पानी घूम गया, पानी घूम गया, कई बार तो पानी यहीं से मुड़ गया। ओ भाई साहब कई बार पानी आगे तक चला गया यूं करके। किसी को कुछ बात समझ में आ रही है? आपको पता है कई बार तो भाई साहब ये पानी घिरगन्नी इतना तेज हो जाता है, कई बार तो यही बवाल खा जाता है ये। मेरे प्यारे साथियों, अगर नाम सुना हो तो यही वो जगह है जहां पर अधिकांश दुनिया के जहाज डूबते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्यों डूबते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, यही वो जगह है। कारण, ओ भैया पानी चक्री हो जाता है, सी करंट्स हैं, पानी चक्री हो जाता है, पानी ऐसा गोल 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 घूम जाता है, टकरी में फंस जाता है जहाज और बम से नीचे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल प्यूर्टो रिको के आसपास, क्यूबा प्यूर्टो रिको के आसपास। आ गई बात समझ में? फिर जो पानी टकरा करके यहां से सीधा निकल गया, या तो वो ऊपर चला गया। अच्छा एक मिनट रुकना, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो एक बात बताओ, यदि यहां पर अगर आपको बात समझ में आ रही हो, ये चीज जो है वो सीधी ऊपर की तरफ चली जाएगी। भाई कई बार होता है ना तेज पानी है ऊपर क्रॉस कर गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये वाली जो जगह है, ये वाला क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है कि गर्म क्षेत्र है? मुझे बस इतना सा बता दो, बताइए ये वाला जो क्षेत्र है ये ठंडा क्षेत्र है कि गर्म क्षेत्र है? ठंडा है ना, टेम्परेट रीजन है। अच्छा, अच्छा इधर से जो पानी गया था ये वाला, ये गर्म क्षेत्र वाला पानी था कि ठंडे क्षेत्र वाला था? ये वाला बताओगे? बताओगे? गर्म क्षेत्र वाला था, शाबाश बहुत सही। ये गर्म क्षेत्र वाला पानी इधर गया, ठंडे क्षेत्र में से वापस लौट के आया। यहां पर ठंडा ठंडा पानी है, ठंडे पानी में गर्म पानी मिल रहा है, दोनों की मिक्सचर हो गया। और मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताऊं, जब ठंडा और गर्म पानी मिलता है ना भाई साहब, ओहो, मछलियों का तो एकदम मतलब यूं समझ लो भर भर के उत्पादन होता है। जहां जहां ठंडा और गर्म पानी मिल जाए, मतलब यूं समझो कि मछलियों का तो बाजार है, मछली बाजार, मच्छी बाजार हो जाएगा वहां। यही है वो जगह लेब्राडोर जहां मछली का जबरदस्त पालन होता है। पूरा मच्छी बाजार है, न्यूयॉर्क कनाडा फुल मच्छी बाजार। समझ में आ गया? यही सेम चीज आपको यहां देखने को मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने साउथ चाइना सी पढ़ाया था आप लोगों को, 10% मछलियां मिलती हैं यहां। और तो और जापान वगैरह वाले तो खाते ही मच्छी मार के हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पे भी यही सेम चीज है। अच्छा ये कहानी है क्या सर? हमने कहा और नहीं तो क्या। पर बोले एक बात बताओ सर, इधर से आपका गर्म पानी था, उधर से ठंडा पानी था, सब मिल हो गया, लेकिन सर ऊपर तो ठंडक बहुत तेज है ना। मैं कहा बहुत तेज है यार। तो फिर मैंने कहा वो ठंडक से ये गर्म पानी मिलके ना ठंडा ठंडा नीचे आने लगता है, क्योंकि ये गोला घूम गया ना, तो ये ठंडा ठंडा नीचे आने लगता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई ये बता दो
ये जो ठंडा पानी नीचे आ रहा है इसका नाम है कैनेरी करंट। क्या नाम है? कैनेरी करंट। क्या आप मुझे बताओगे ये ठंडा पानी है कि गर्म पानी है? ये ठंडा पानी है कि गर्म पानी है? ठंडा पानी है। मतलब गए थे तब तो गर्म बन करके, लेकिन आए हैं तो ठंडे होकर के। दोबारा बता रहे हैं, गए थे तब तो गर्म होकर गए थे, लेकिन आए हैं तो पूरी तरह ठंडे होकर आए हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? क्यों साहब? क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ यहां पर आर्कटिक है, नीचे की तरफ मेरे प्यारे साथियों यहां अंटार्कटिक है। इनके क्षेत्रों में पानी जब जब संपर्क में गया ठंडा होके नीचे लौटा। और मेरे प्यारे साथियों यही कोल्ड करंट कहलाया। अब जिन जिन को मेरी बात समझनी है वो केवल एक लाइन ध्यान से सुने और मेरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। मैंने सवाल कहा था कि दुनिया के अधिकांश मरुस्थल कॉन्टिनेंट के पश्चिमी किनारे पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनकी बगल में से कोल्ड करंट बहती है। क्योंकि उनकी बगल में से कोल्ड करंट बहती है। केवल इस बात के लिए मेरे आज के इस एक्सप्लेनेशन पर अपनी थम्स अप कर दीजिए कि उनके बगल में कोल्ड करंट बहती है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एज इट इज सवाल पूछा हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स, अगेन ईयर इज नॉट कंफर्म्ड, इट माइट बी 2014 और 17। आप ढूंढ लीजिएगा कि ये सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि क्या कारण है। हाँ, 14 और 17, आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट इट इज ट्रू। ठीक है, 2017 ये क्या? हाँ, why the all deserts in continents lies in, maximum deserts lies in western side of the continent. क्लियर? तो सवाल बना कि सर इनकी बगल में कोल्ड करंट बहती है। बोले अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, कोल्ड करंट बहने में ऐसा क्या होता है कि मतलब वो हो जाएगी, डेजर्ट बन जाएगा? ये भी सवाल बहुत सही है। कोल्ड करंट में ऐसा क्या है कि डेजर्ट बन जाएगा? तो सर आंसर जान लीजिएगा। आंसर ये है कि आपके गाल, आपके होठ कब फटते हैं। मैं तो आपसे ही आपके व्यवहारिक आंसर पूछ रहा हूं। आपके होठ, आपके गाल जो फटते हैं, दरार आ जाती है उनमें, सर्दियों में कि गर्मियों में? मुझे तो मतलब पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्दियों में फटते हैं। कारण क्या है? सर्दियों में मेरे प्यारे साथियों जो हवा ठंडी होती है उसका नेचर डेसिकेटिंग होता है, सोखने वाला होता है। वो आपकी नमी को अवशोषित करने वाला होता है। अरे बहुत कुछ दिमाग में घुस रहा होगा, हैं? थोड़ा बहुत घुस रहा है कि नहीं? वो हवा सोखने वाली होती है। और मेरे प्यारे साथियों यही कारण है कि ये भी करंट, अब इधर देखिए, ये सोखने वाली हवा है, अपनी तरफ नमी को सोख के ले गई। इधर देखिए, ये वाली करंट यूं बहकर गई थी, ये जाकर के मेरे प्यारे साथियों यूं लौट करके आती है, यूं आती है ठंडी बन करके नामीब के पास से निकलती है, वेनेजुएला करंट का नाम लेती है। ठंडी हवा है, यहां की नमी को अपने पास खींच लेती है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन के आती है, यहां की नमी को अपने पास खींच लेती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार के लिए जबरदस्त वाला थम्स अप कर दीजिए। और कुछ बेचारे बच्चे हमारे प्यारे नादान ऐसे हैं जिन्हें रिपीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, उन्हें दोबारा ये बात समझने के लिए चाहिए। तो मैं आप सबको अनअकैडमी एप्लीकेशन की एक जबरदस्त खूबसूरती बताता हूं। खूबसूरती ये है कि आप इस सेशन को दोबारा एक बार चला के देखिए, आप तिबारा चला के देखिए, जहां छूट गया वहां से पीछे से देखिए। मैं ऐसे ही बोलता हुआ दिखाई दूंगा, उतनी ही एनर्जी से जैसे अभी बोल रहा हूं। मजा ही आ जाएगा, ऐसा लगेगा सर मतलब फ्री में दोबारा भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं जब तक आपके मोबाइल में बैटरी है और आपके पास समय है, देखते रहिए। क्लियर? अरे मतलब ये चीज ऐसी है जिसको कि मतलब समझने के लिए भैया अच्छे अच्छे क्लासेस,
आप कई कई घंटे बैठ करके अगर वीडियो सुनोगे ना, तब जाकर के ये कंसेप्ट समझ में आता है, जो मैंने आपको मतलब 10 मिनट अधिकतम पकड़े हैं मैंने ये बताने के लिए कि डेजर्ट वेस्टर्न साइड में क्यों है। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो गई सारी कहानी। एग्जैक्टली ऐसे ही ये वाली सिचुएशन मैंने आपको ये बताई है। तो यहां पर क्यों बने वेस्ट साइड में, सेम रीजन यहां पर भी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा बच्चा पार्टी। हमने कहा अधिकांश डेजर्ट वेस्टर्न साइड पे क्यों है, दो कारण। वेस्टर्न साइड पर क्यों है, तो एक ही कारण है। क्या कारण है, क्योंकि यहां पर हवा डिसेंड होती है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि ये हवा डिसेंड हुई और इसकी वजह से यहां पर उच्च दाब की परिस्थितियां बनी थी, इस कारण तो डेजर्ट बना, और यहां पर कोल्ड करंट बहती है, इसलिए ये बना। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज बहुत ही अल्टीमेट चीज जो है यहां पर सीख ली है। ठीक है ना। तो ये सारी की बातें मैंने आपको यहां पर सिखा दी हैं। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहां से आगे पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस एक बार के लिए यहीं पर पॉज दे दिया जाए, यहां से आगे फिर कल पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत हायर नोट पर हैं अपन अभी, और फील आ रही है कि हाँ साहब, मतलब आज तो कुछ सीख लिया है टाइप से। तो अगर आप इजाजत दें तो हम कल कंटिन्यू कर दें, ताकि मतलब आज इस प्राउड फीलिंग के साथ ही चलते हैं, है ना। कल, और कल का मतलब भी क्या है मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, कि कल दोपहर बाद क्लासेस होंगी सारी, है ना। थोड़ा सा मतलब, और 11 बजे भी क्लास है जिसमें आर्टिकल याद करने हैं, तो एकदम ब्रेन भी एकदम बढ़िया लेके आना है। तो आज 11 बजे आर्टिकल भी रटाऊंगा बेटा, और कल रटाया था बहुत ही अल्टीमेट तरीके से, और आज भी रटाऊंगा। ठीक है ना। तो दो काम आपको कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से अभी तुरंत। क्या, एक तो बेटा कल जो है ना ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, परसों होगी मंडे को। तो पहली बात तो ज्योग्राफी के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। मंडे को 10 बजे ही क्लास होगी, यही वाली जो क्लास है ना, ये मंडे को होगी। 11 बजे मंडे को भी क्लास होगी एज इट इज जैसे चल रही है। अब केवल संडे का टाइम टेबल है, वो सुन जाओ आप एक बार। संडे का टाइम टेबल ये है कि कल शाम को दो क्लासेस जो महत्वपूर्ण हैं, वो कौन कौन सी होनी है मैं आपको बता दूं। एक होनी है हमारी जो सुबह 7 से 8 करंट अफेयर पढ़ते हैं वाईफाई स्टडी 2.0 पर, उसका रिवीजन होना है। ठीक है। रिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उचित समय पर पहुंचा दूं। क्लास तो होनी है, लेकिन मैं वेरी मच अनश्योर हूं कि टाइम कब होगा। कारण क्या है कि मैं परिवार के साथ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहा हूं, आसपास ही कहीं किसी के पास, और वहां पर इंटरनेट की सुविधा रही तब तो मैं सुबह ओरिजिनल टाइम पर ले लूंगा, और नहीं रही तो दोपहर बाद लूंगा। इस कारण से मैं आपको एग्रीगेट समय दे नहीं पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है। लेकिन हाँ, दोपहर बाद क्लासेस होंगी, उसमें से 7 से 8 वाली करंट अफेयर का रिवीजन होगा, और जो आईबी वाली मैंने क्लास बताई है करंट अफेयर की 2 घंटे की, वो भी होगी। तो आप मेरे लिए ये तो आश्वस्त हो ही सकते हैं कि कल शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपकी क्लासेस होनी ही हैं। अगर बाई चांस कुछ और गड़बड़ हुआ तो सुबह 10 बजे क्लास हो सकती है एटमैक्स, लेकिन हाँ, 3 से 6 के लिए एक बार अंकित अवस्थी प्रोफाइल को विजिट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो 3 से 6 आप टाइम नोट कर लें, 3 से 4 का टाइम नोट कर लें करंट अफेयर रिवीजन के लिए, 7 से 8 वाले करंट अफेयर के लिए, और 4 से 6 वाला समय नोट कर लें आप आईबी के करंट अफेयर के रिवीजन के। ठीक है ना, ये डन ही कर देते हैं। चलो फिर अदर जूल में भी क्या रखना, 3 से 4 करंट अफेयर 7 से 8 वाला, और 4 से 6 के बीच में आईबी वाला कर देंगे। ठीक है, डन है। चलो तो डन है, डन है, डन है। ओके, तो फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर, फिर रट्टे मारने 10 मिनट में फिर से क्लास है अपनी। ठीक है। चलो, और बाकी लोग मंडे को बैच आ रहा है अपना, अंकित 10 रेफरल कोड लेकर के, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर पढ़ना हो तो असाइन कर लो बेटा, है ना।